हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज है 14 जुलाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है सेंट्रल वाटर कमीशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, प्रीलिम्स में पूछा गया है। हाथीकुंड बैरेज, ये हरियाणा में है। इसके बाद ये सब देखिए हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये स्कॉर्पियन सबमरीन हम खरीद रहे हैं इनसे वापस। ओके, इसके अलावा हम 26 राफेल जेट भी खरीद रहे हैं। इस बार नेवी के लिए खरीद रहे हैं, पहले हमने एयरफोर्स के लिए खरीदा था। देन अभी रेलवे में जो सबसे भयानक एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसमें हमने देखा कि सेफ्टी वॉज ए मेजर इशू। तो यहाँ पर रेलवे का एक होता है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोड, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कीजिए जिनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है। फाइनेंशियल वायबिलिटी आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि अगर आप जो इन्वेस्ट करें उस पर 12% रिटर्न आता है या नहीं। ओके, तो देखिए वो प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन सेफ्टी की जहां बात आती है वहां लोगों की जान प्रोटेक्ट करना, लोगों को की जान बचाना वो एक सरकार की ड्यूटी है। तो उसमें आप ये सब मत सोचिए कि इस पे रिटर्न क्या मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स तो मस्ट होते हैं। ओके, तो उसी का एक इंडिजिनस हमने डेवलप किया था कवच सिस्टम। ऑलराइट, ये थोड़े थोड़े फेसेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, जैसे अराउंड 20 लाख आता है पर किलोमीटर। ओके, तो कवच को याद रखिए। इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है अभी धीरे धीरे। ये उस फेज पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये इशू है। ऑलराइट, तो बस आप अपने मेंस के लिए एक फॉर्डर मटेरियल दिमाग में रखिए कि ये फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला जो इशू है, इसको सेफ्टी प्रोजेक्ट्स पे लागू नहीं किया जाएगा, सेफ्टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये यूज किया जाएगा इस बार लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये वेरिएंट है जीएसएलवी मार्क 3 का ही, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 4000 kg इंटू जीटीओ। तो अब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, जीटीओ, एलईओ, ये सब आप साइंस टेक में पढ़ते हैं अपने स्टैटिक में, तो आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड इज एस सोमनाथ, इनके चेयरमैन है इसरो के, तो वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसको इंस्टॉलेशन करने की कॉस्ट 20 लाख पर किलोमीटर है। अलग अलग फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है। ये बार बार न्यूज में आता है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था इंडियन एक्सप्रेस का, उसी में कहा था कि इसको आप अपने इकोनॉमी के नोट से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर, देखिए कुछ दिन पहले न्यूज में आया था जब मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ की कमेटी है जिसने कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये कार्सिनोजेनिक है। ऑलराइट, दिस वन एस्पर्टेम, ये ऑलराइट एस्पर्टेम को इन्होंने कार्सिनोजेनिक बताया था। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ की ही एक और कमेटी ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसे कोई हमें सॉलिड एविडेंस नहीं मिले हैं, तो अभी जो रिकमेंडेड डाइट है दैट इज 0 to 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये रिकमेंड करता है कि इतना आप ले सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो उन्होंने कहा आप इसको अभी कंटिन्यू रखिए, अभी हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि ये कार्सिनोजेनिक है। ऑलराइट, तो ये उसी न्यूज का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो आप। उसके बाद ये सब काम का नहीं है। चलिए इन पे आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने ना इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लिया था, फिर किसी वजह से वो हो नहीं पाया, तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को यही कहा है कि आप ये जो कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसमें एज लिमिट पे एक बार फिर से विचार कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज में आया था जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने मना कर दिया है इसको रिड्यूस करने से एज को। उन्होंने कहा नहीं 18 ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी देखिए। और उसके बाद इनके पास एक केस आया जहां पर एक 25 साल के आदमी को 17 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने पर पॉस्को एक्ट लगा दिया गया उस पर, जबकि लड़की कह रही है कि ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है। एंड वो लड़की मुस्लिम है, उसने कहा है कि एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ कि मैं कोई माइनर नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर माना जाता है प्यूबर्टी हो गई दैट्स इट, आप शादी के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपका एक फॉर्डर मटेरियल बनता है कि ये कंसिडर करने की सीरियसली जरूरत है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये आता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप हैज ओवरबर्डन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय कंज्यूमिंग सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ जुडिशियरी, पुलिस एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। ऑलराइट, क्योंकि जुडिशियरी ने खुद कहा था कि 1 in 4 केसेस जो आते हैं वो कंसेंशुअल होते हैं, तो फिर हम इसको कैसे क्रिमिनलाइज कर दें। चंद्रयान 3 के अलावा भी पहली बात तो हम लोग फोर्थ कंट्री बनेंगे आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया, जो सॉफ्ट लैंड कर पाएंगे मून पर, अगर हम कर पाए तो। और अगर हमारा मिशन कामयाब होता है तो हमारे अगले जो लाइन में है कुछ मिशन, पहला है गगनयान जिसमें हम मैंड मिशन भेजेंगे, पहली बार इंसान को भेजेंगे।
दूसरा एक मिशन टू स्टडी दी सन, एक और हम मिशन भेज चुके हैं सन पे पहले, दैट इज आदित्य, आदित्य 1। उसके अलावा हम एक नेक्स्ट हमारा मिशन वीनस पर होगा। ऑलराइट, यहाँ पर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेटेड, तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए एक बात बताइए, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन होता क्या है और कैसे बढ़ता है? जैसे सपोज कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन कस्टमर काफी हैं उसके। अगर एक उसके लिए ऑफर कर रहा है 10 रुपए, दूसरा कर रहा है 12 रुपए, तीसरा कर रहा है 15 रुपए, तो ये चीज की कीमत को बढ़ा देता है, उसकी प्राइस बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है, प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो इसी को हम कहते हैं हमारा इन्फ्लेशन, और एक सिंपल टर्म में। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आप प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ा दो कि यहाँ पर दो, एक की जगह 3 प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो आरबीआई के हाथ में है नहीं। ऑलराइट, तो उसमें फिर वो क्या करता है कि वो ये जो मनी है पब्लिक के हाथों में, ये ही रिड्यूस कर देता है, यानी कि मनी सप्लाई जो है उसी को कम कर दो, ताकि इन लोग के पास, सबके पास सपोज 10-10 ही होंगे, अगर 10-10 रुपए होते तो कीमत की प्राइस 10 ही रह जाती। किसको मिलता किसको नहीं मिलता वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कीमत की प्राइस 10 रुपए पे ही रह जाती और ये जो इन्फ्लेशन था ये नहीं बढ़ता। ऑलराइट, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, जिसमें होते हैं 6 मेंबर, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। आरबीआई की तरफ से आरबीआई के गवर्नर का होना और डेप्यूटी गवर्नर का होना मस्ट है। ऑलराइट, अब अगर वोटिंग होती है और बराबर वोटिंग होती है, 6 लोगों में वोटिंग हुई और टाई हो गया, तो इस केस में आरबीआई गवर्नर को दिया गया है कास्टिंग वोट। ऑलराइट, वो अकेले फिर अपने वोट से डिसाइड करेंगे कि हमें रेपो रेट क्या डिसाइड करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है रेपो रेट को डिसाइड करना। रेपो रेट एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल है, और रेपो रेट के अलावा भी है, जैसे रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, you have CRR, SLR, you have open market operations, right? All these are quantitative tools. उसके अलावा क्वालिटेटिव भी होते हैं, जैसे मॉरल सुएशन। जब आरबीआई गवर्नर कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके स्पीच देते हैं, तो वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि हम तो रेपो रेट कम कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स उस बेनिफिट को पास ऑन नहीं कर रहे हैं कस्टमर को, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह का मॉरल प्रेशर पड़ता है बैंक्स पे। ओके, उसके बाद होता है एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर जैसे आप 100 रुपए का सोना लेके गए सपोज, तो बैंक आपको उस पर जो लोन देगा गिरवी रख के, वो आपको सिर्फ 90 रुपए देता है, तो 10 रुपए वो मार्जिन मेंटेन करके रखते हैं, ये आरबीआई की डायरेक्शन पे होता है। राइट, तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि इस रिवर्स रेपो से कैसे फर्क होता है, इन्फ्लेशन को कैसे फाइट करता है आरबीआई रिवर्स रेपो के थ्रू। देखिए, रिवर्स रेपो का मतलब है कि जो नीचे बैंक्स हैं उनको आरबीआई कितने परसेंट ब्याज पर लोन दे रहा है। अगर मान लो बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो नीचे कस्टमर को भी सस्ता दे पाएंगे, ठीक है, और लोन जब सस्ता होगा तो कस्टमर ज्यादा पैसे बैंक से बोरो करेगा, फिर चाहे वो कहीं पे इन्वेस्ट करके कोई नई फैक्ट्री खोल ले, प्लांट बना ले, ठीक है, या मार्केट से ही कोई सामान खरीदारी करना शुरू कर दे, तो डिमांड जनरेट होती है। तो इसका बेसिक प्रीमाइस यही है कि रेपो रेट के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। जैसे अगर मान लो रेपो रेट कम किया हमने, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, क्योंकि बैंक सस्ता लोन देंगे तो लोग लेंगे लोन, ठीक है। इस सप्लाई की वजह से मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। अब आपको सस्ता लोन मिल रहा है तो आप सामान खरीदोगे अपने घर में, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट होगी तो फिर जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, चलिए प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको और लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा, काम पे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। एंड जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और उससे उनको टैक्स पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी। फिर वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देगी, चाहे सोशल सेक्टर में करे या फिजिकल सेक्टर में करे। ऑलराइट, तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी इस रेपो रेट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये रह गया अभी। हाँ, यहाँ पर फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप की बात है, तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि अगर आज सबसे इंपॉर्टेंट कोई एरिया है कॉपरेशन करने का, तो वो है क्लाइमेट चेंज इंडिया फ्रांस के लिए। और आपको याद होगा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो इनका कहना है कि देखिए, आर्कटिक की जो आइस है ना, आर्कटिक इज वार्मिंग 4 times फास्टर देन ग्लोबल एवरेज, एंड हाफ ऑफ आर्कटिक सेप्टेम्बर सी आइस इज ऑलरेडी गॉन। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हैं, एल्बिडो। ये क्या होता है कि जितनी सनलाइट आ रही है उसमें से कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट कर पा रहा है,
तो आइस का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, ये करीब करीब 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ को हमारी कूल रखता है, ज्यादा वार्म नहीं होने देता। लेकिन अब इमेजिन वो सिनेरियो जहां पर आर्कटिक की आइस तेजी से मेल्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी हमारी अर्थ की, और हमारा अर्थ ओवरऑल ज्यादा तेजी से वार्म होगा। राइट, तो वही वो कह रहे हैं। और आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर 8 मेंबर हैं, कनाडा, यूएस, रशिया, ये तो आप इसलिए याद कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आइलैंड है जो डेनमार्क की टेरिटरी, तो डेनमार्क भी आ जाता है। फिर 3 इंपॉर्टेंट कंट्री जिनकी पूरी टेरिटरी उसी में आती है, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, एंड छोटा सा कंट्री है आइसलैंड। ऑलराइट, ये 8 मेंबर है। इंडिया को है ऑब्जर्वर स्टेटस आर्कटिक काउंसिल में। ऑलराइट, इसके बाद इंडिया एंड फ्रांस विल फेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज्ड बाय लॉस ऑफ आर्कटिक सी आइस। आर्कटिक में इम्पैक्ट टेम्परेचर कॉज जेट स्ट्रीम टू प्ले हैवोक ऑन ग्लोबल वेदर। अब आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे अबाउट दी जेट स्ट्रीम्स, जैसे अगर ये अर्थ है तो यहाँ से ऐसे वेवी फॉर्म में चलती है। ऑलराइट, फिर यही जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाती है, जिससे ये जो फरवरी मार्च में बारिश होती है ना, जनवरी फरवरी में, वो इस चीज की वजह से होती है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो इसकी वजह से जो हमारा वीट प्रोडक्शन होता है ना पंजाब में, उस पर बहुत असर पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो कि कैसे आर्कटिक में आइस मेल्ट होने से जेट स्ट्रीम्स की मूवमेंट पे फर्क आएगा, और उससे जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो बारिश लेके आती है, हमारा वीट प्रोडक्शन अच्छा होता है जिस वजह से वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इट इज एन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये आप अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिए। फिर ये रेकमेंड कर रही है कि एक हेड ऑफ स्टेट कोलिशन बनाना चाहिए आर्कटिक प्रोटेक्शन के लिए इंडिया और फ्रांस को। इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल का, दैट्स इट। ये काम की बातें जो मुझे आपको बतानी थी इस आर्टिकल में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए आप राइट और फ्रीबीज में डिफरेंशिएट करना सीखिए। ऐसा नहीं कि हर चीज जो फ्री दी जा रही है वो फ्रीबीज है, कुछ राइट्स भी हैं लोगों के। जैसे गवर्नमेंट का एक काम है कि आप लोगों को मिनिमम लाइवलीहुड इंश्योर कीजिए। ठीक है, तो दिल्ली का चाहे एक लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी फ्री करना या वाटर सप्लाई फ्री फ्री करना, ये सब बेसिक नीड है पब्लिक की, इनको आप फ्रीबीज की तरह काउंट मत कीजिए। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट एक बिल लेके आने वाली है, इनेक्टिंग ए मिनिमम इनकम गारंटी लॉ इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अब उसके बाद अभी राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन लोगों ने ना पेंशन को डबल कर दी थी, 500 रुपये मिलती थी, शायद 1000 कर दिया था, ऐसा ही कुछ किया था। और उसके बाद इन लोगों ने ऑनलाइन सब कुछ दिखा के, राजस्थान के सीएम ने ऐसा बटन दबाया एंड फिर डिस्प्ले हो रहा था पूरा सबके अकाउंट में पैसा जाते हुए लाखों करोड़। लेकिन उसमें कुछ बाद में पता चला कि कुछ बाउंस भी हो गए हैं काफी कुछ। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि आप जब इस तरह की चीजें चलाते हैं तो प्लीज आप एक तो लीगल फ्रेमवर्क तैयार कीजिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो आपने डिजिटल दिखा के ट्रांसपेरेंसी तो दिखा दी, लेकिन उसके बाद कितने अकाउंट्स में वो पैसे बाउंस हो गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। राइट, तो ये बात कर रहे हैं। पहला, डिफरेंशिएट कीजिए आप फ्रीबीज एंड राइट्स में। हर फ्री दी जाने वाली चीज फ्रीबीज नहीं है, वो राइट्स भी हैं पब्लिक के। ओके, एंड सेकंड थिंग इज कि आप ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कीजिए। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन ये है, डेटा ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल, इसको मत पढ़िए अभी, जब बिल आ जाएगा तब उसके फीचर्स पढ़ लेंगे। अगर फ्रेशर हो तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि आप ड्राफ्ट पढ़ने बैठ जाओ। ओके, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा है एंड दे आर इन बेटर कंडीशन टू टेक केयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है। रेवेन्यू यानी कि सैलरी हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पेंशन हो गई रिटायर्ड लोगों की। ये रेवेन्यू है, यानी कि ये सब देके आपके पास कोई रिटर्न नहीं आएगा, ये कोई रिटर्न नहीं आने। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी चीज़ होती है जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने कहीं पे हाईवे बना दिया, ऑलराइट, आपने कुछ बना दिया, या आपने कोई मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद लिए, तो जिनसे आपको एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे हाईवे पे आपको टोल्स मिलेंगे, ऑलराइट, तो इनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर कोई भी हाई वैल्यू प्रोजेक्ट, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जिनका जेस्टेशन पीरियड भी थोड़ा लंबा होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज्यादा अमाउंट के होते हैं, काफी टाइम लगता है इनको बनने में। जैसे कि आपको ब्रिज बनाना है बहुत बड़ा, या कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, तो उनका जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपका हर मंथ का खर्चा है, इस पे कोई रिटर्न नहीं आना है आपको। कैप एक सेकेंड यार, ये सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग। जैम हो गया है।
आई डोंट नो व्हाई दिस पेन स्टॉप वर्किंग। तो मैं अभी इस न्यूज़पेपर को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि वर्क नहीं कर रहा है पेन। यहाँ पर रशिया टॉप एक्सपोर्टर बना है वीट का, क्योंकि पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। तो तब आंसर उसका इंडिया था। तो ये लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो रशिया बना है। ऑलराइट, आई रियली डोंट नो क्यों वर्क नहीं कर रहा है पेन। एनीवे, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तारापुर प्लांट में इन्होंने फ्यूल सप्लाई करने से जब मना कर दिया था यूएसए ने, तो फ्रांस ने किया था। ओके, यहाँ पे डिफेंस, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी की। तो डिफेंस में अगर आपके पास एक, देखिए आप पूरा पूरा अगर इंडिया फ्रांस का आपके पास एक स्ट्रक्चर तैयार है, तो आपको बार बार सेम चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर में। डिफेंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने राफेल जेट उनसे खरीदे हैं, हमने प्रोजेक्ट 75 किया है, 75 आई किया है, लेकिन उसमें फ्रांस नहीं कर पा रहा है, वो बात अलग है अब। लेकिन हमने स्टार्ट उन्हीं के साथ किया था। उसके क्लाइमेट की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोगों ने साथ में किया है, राइट। उसके बाद डिजास्टर रेजिलियंस पे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। उसी तरह टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने डिजिटल पेमेंट पे जो यूपीआई है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा हम लोग ब्लू इकोनॉमी, ओशन से रिलेटेड पे साथ में काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की उसमें हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। तो अगर मोटा मोटा आपके दिमाग में है तो फिर आप एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ने की बार बार कोशिश मत कीजिए। बेसिल डे सेलिब्रेशन ये मैं आपको अलग से कराऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। ओके, इसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल कुछ काम का नहीं है। ये वाला आप पढ़ लीजिएगा इंडियन। ये देखिए मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये मैं आपको कल के लेक्चर में करा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।